हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर मार्केटिंग का टॉपिक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। द एलिमेंट इज कंसर्न्ड विद मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस सो दैट पीपल कैन परचेज द सेम, ताकि लोग उसको खरीद सकें। ठीक है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू दिस एस्पेक्ट: physical movement of goods from producers to consumers and regarding channels of distribution of goods and services। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कि चैनल कौन से हैं। सो एनी मैन्युफैक्चरर नीड डिफरेंट चैनल्स टू सेल रीच द गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर। यहाँ चैनल्स का मतलब हो हम उन लोगों को भी ले सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर की हेल्प करते हैं सामान को मूव करने में, गुड्स को मूव करने में। जैसे प्रोड्यूसर किसको बेचता है, होलसेलर को, उसके बाद रिटेलर, फिर कंज्यूमर को। तो एक स्टेप ये भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर सीधा कंज्यूमर को बेच रहा है, एक स्टेप ये भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर रिटेलर को बेच रहा है और फिर वो रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेच सकता है। और लंबी चेन में ये होलसेलर को पहले जाएगा, फिर रिटेलर को जाएगा, फिर कंज्यूमर को जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारा चैनल है जिसके ज़रिए सामान एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है। फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रोड्यूसर को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने में कौन सा चैनल फैसिलिटेट करता है, कौन सा आसान रहता है, कौन सा उसके लिए सूटेबल है प्रोडक्ट के लिए, वो एक अलग फैक्टर होता है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम उन फंक्शंस की बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला फंक्शन क्या है? फंक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है वैरायटी ऑफ सोर्सेज होते हैं, गुड्स होती है ना, जो मतलब जिनके लिए वैरायटी ऑफ गुड्स होती है उनको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। सॉर्टिंग का मतलब तो आप समझ ही गए हो, छांटी करना, वैरायटी ऑफ गुड्स। ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, सेम क्वालिटी की जब नहीं होती तो उनको क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट, साइज एंड नेचर के हिसाब से सब अलग अलग तरह की गुड्स होती हैं। ठीक है जी। तो उनको अलग अलग तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करना है। टू रीपैक समटाइम्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो मैन्युफैक्चर तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, तो रिटेलर उसको स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है। तो कस्टमर जिसको बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी चाहिए तो वो हेल्प हो जाती है। उसके बाद एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं स्टॉकिंग। तो स्टॉकिंग का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि सारा सामान कस्टमर को आज ही चाहिए, एक ही दिन में प्रोड्यूस जो किया है वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो स्टॉकिंग का मतलब ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर है सारा सामान जब बना लेता है तो वो आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है होलसेलर को, रिटेलर को। ठीक है। ताकि वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच सके। और स्टॉक करना ज़रूरी भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर आइटम उसी वक्त बनाई जाए। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सारा सामान तो उसी वक्त नहीं बनाया जा सकता ना, तो इसलिए उसको स्टॉक करके रखना भी ज़रूरी होता है। एलोकेशन का मतलब क्या है? स्मॉलर यूनिट्स में उसको प्रोड्यूस किया जो डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। स्मॉलर यूनिट्स में। ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि लार्ज क्वांटिटी जो बनाई गई है उसको डिवाइड कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल 250 ग्राम है, क्योंकि सबको एक एक किलो कई बार नहीं चाहिए होती। कोई बादाम का पैकेट है, सबने एक एक किलो क्या करना है, 250 ग्राम सफिशिएंट है। ठीक है। तो इस तरीके की एग्जांपल्स हैं। 1 के लीटर। अब ऑयल तो ये क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन 1 लीटर ही बहुत होता है एक बॉटल में, है ना। तो इस तरीके से उनको स्मॉल पैकेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना इजी हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हेल्प मिलती है। और असॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? मिडल मैन जो होते हैं वो असॉर्ट करते हैं, असॉर्टिंग फॉर रीसेल, क्योंकि उनको अपने हिसाब से दोबारा रीपैकिंग करते हैं। और यूजली जो डिफरेंस होता है प्रोडक्ट लाइन का, मैन्युफैक्चर और असॉर्टमेंट को करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। डिजायर्ड कॉम्बिनेशन में, इन डिजायर्ड कॉम्बिनेशन में, जिस तरीके से कंज्यूमर उसको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होलसेलर या रिटेलर उसको ब्रेक करके असॉर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट को, मतलब लार्ज क्वांटिटी से असॉर्टिंग कर देते हैं। और प्रोडक्ट प्रमोशन में भी ये हेल्प करता है। मिडल मैन जो होते हैं, जैसे ये जो होलसेलर या रिटेलर हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में
ठीक है, दे यूज स्पेशल डिस्प्लेज, ठीक है जी, होर्डिंग्स विच इज अ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, टू प्रमोट द प्रोडक्ट। तो वो अपने आप में एक तरह के उसकी सेलिंग ही होगी ना, प्रमोशन होगी ना उसकी। तो प्रमोशन में क्या होगा, जब वो बोर्ड लगाएंगे, डिस्प्ले लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, तो वो आप ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो रही है और प्रमोशन उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। अब नेगोशिएशन की बात करेंगे। नेगोशिएशन का मतलब है कि अराइविंग एट डील, कई बार उनको नेगोशिएशन करने पड़ता है और मैन्युफैक्चरर या होलसेलर, और उसके बाद होलसेलर और रिटेलर, ये एक दूसरे से मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, और रिटेलर आगे फिर किससे नेगोशिएट करता है, कई बार कस्टमर को भी थोड़ा वो डिस्काउंट दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, नेगोशिएट करने से ये उनको डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो तभी वो इनकरेज होते हैं, सो दैट दे इनकरेज टू सेल इट, इसीलिए वो बेचना चाहेंगे। जब उनको थोड़ा मार्जिन मिलेगा, उनका कमाई होगी, उनको प्रॉफिट मिलेगा, तो नेगोशिएशन से ये फ़ायदा उनको हो जाता है, ठीक है जी, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, रिस्क टेकिंग। तो जो लार्ज क्वांटिटीज़ में जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है, वो आगे रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारा रिस्क। तो यहाँ पे मान लो ना 1000 kg अगर कोई चीज़ एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है, तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिफरेंट होलसेलर्स में, ठीक है, और उसके बाद वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिफरेंट रिटेलर्स में, ठीक है। तो अपने आप ये सारा रिस्क क्या हुआ, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, रिस्क क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, रिस्क क्या हो गया बेटे, डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर एंड रिटेलर, ठीक है जी। क्योंकि सारा स्टॉक अगर आप मैन्युफैक्चरर के पास ही रखोगे तो उसमें आग लगने का, जलने का, आउटडेटेड होने का, ठीक है जी, वो रिस्क रहेगा। जब वो थोड़ा सामान होलसेलर को और होलसेलर आगे रिटेलर को बांटता जाएगा, तो सबका रिस्क थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है जी। तो लार्ज क्वांटिटी रखने का रिस्क भी एलिमिनेट हो जाएगा डिफरेंट चैनल्स में। तो ये थे गाइस इसके फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या था, सॉर्टिंग, दूसरा एक्यूमुलेशन, तीसरा एलोकेशन, चौथा असॉर्टिंग, पांचवा प्रोडक्ट प्रमोशन, और लास्ट में था रिस्क टेकिंग, ठीक है गाइस, और नेगोशिएशन भी था, ठीक है जी, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ चैनल्स की। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ चैनल कौन से हैं, जिसको कि हम टाइप्स ऑफ चैनल्स भी बोल सकते हैं। वो है डायरेक्ट चैनल, जिसमें मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को सामान बेच रहा है, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई, इसको हम बोलते हैं जीरो लेवल चैनल। तो जीरो लेवल चैनल जैसे कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल गुड्स में या कंज्यूमर गुड्स में भी आ सकता है। जैसे बाटा के खुद स्टोर्स हैं, बाटा अपने शूज़ सीधा कस्टमर्स को बेचता है, ठीक है। या इंडस्ट्रियल गुड्स में भी क्या होता है, सीधा मैन्युफैक्चरर जो कस्टमर उसका एक कंपनी है उसको बेचेगा वो, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे वन लेवल चैनल के। मैन्युफैक्चरर किसके पास जाता है, रिटेलर से, और रिटेलर के पास वो किस में जाता है, कस्टमर के पास, ठीक है जी। और इसको हम क्या बोलते हैं, वन लेवल चैनल। सो वन लेवल चैनल क्या हो गया गाइस, वन लेवल चैनल जिसमें रिटेलर के पास जाएगा, गुड पास किसको करता है, वो रिटेलर को, ठीक है, और उसके बाद किसको करता है, कस्टमर को। तो ये एक तरह का क्या हो गया, जैसे कार डीलर्स हो गए ना, फिर कार डीलर सीधा रिटेलर के पास ही, मतलब उनके अपने शोरूम्स हैं और वो सीधा आगे कस्टमर्स को बेचते हैं। उसके बाद टू लेवल चैनल, तो यहाँ होलसेलर से, सेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कस्टमर को जाता है। तो टू लेवल चैनल ये हो गए। सो टू लेवल चैनल्स में लिंक किसके साथ, ये सारा रिस्क भी बढ़ जाता है और लिंक भी हो जाता है कस्टमर का मैन्युफैक्चरर के साथ, ठीक है जी। और उसके बाद थ्री लेवल चैनल, ये यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स के केस में ये होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स होती हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत बड़े पैमाने में ऑल इंडिया लेवल पे बड़ा मुश्किल हो जाता है यदि आप सिर्फ रिटेलर्स तक रीच नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका प्राइस भी कम होता है, उसका क्वांटिटी लार्ज होती है। मैन्युफैक्चरर से एजेंट बनाते हैं, वो एजेंट आगे होलसेलर अपॉइंट करते हैं, होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं, रिटेलर आगे कस्टमर को बेचता है। तो ये हो गया हमारा थ्री लेवल चैनल। तो गाइज इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये देखिए, ये जो हमारे ये वाले चैनल्स हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चैनल्स हमारे अब दो हो गए, एक हो गया डायरेक्ट चैनल, और ये वाले फिर जो है ना, ये बन गए हमारे इनडायरेक्ट चैनल।
ये कौन से हो गए? इनडायरेक्ट चैनल, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है जी, ये इनडायरेक्ट चैनल जिसमें 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल आएगा। ठीक है जी, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। ओके, और डायरेक्ट चैनल जिसको 0 लेवल भी बोलते हैं, वो सीधा मैन्युफैक्चर से कस्टमर। ठीक है जी, तो डायरेक्ट चैनल में मैन्युफैक्चर से कस्टमर, और इनडायरेक्ट चैनल में 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल और 3 लेवल चैनल्स। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं फैक्टर्स डिटर्मिनिंग चॉइस ऑफ चैनल, कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो हमें डिटर्मिन करने में कि कौन सा चैनल चूज़ किया जाए उसमें हेल्पफुल होते हैं। वो सबसे पहला फैक्टर है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द फैक्टर प्रोडक्ट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड करती है कौन सा चैनल रखा जाए, नेचर ऑफ गुड या प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अगर तो पेरिशेबल है तो फिर तो शॉर्टर चैनल होगा। ठीक है, फिर शॉर्टर चैनल किया जाएगा ना। और जहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्ट उसको बेचना है, या यूँ कह लो कि जो एक्सपेंसिव गुड्स हैं, एक्सपेंसिव में भी सीधा ही आता है, जैसे गाड़ियाँ हो गई, जैसे गोल्ड ज्वेलरी होगी, उसमें भी ज़्यादा लेंथी चैनल नहीं होगा, उसमें भी शॉर्टर चैनल होगा। और उसके बाद कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, तो इट डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मतलब कितना पैसा वो आगे खर्च कर सकते हैं चैनल्स के लिए। ठीक है, तो अगर तो वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं फिर तो वो लार्ज रखेंगे। लॉन्गर चैनल अगर वो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऐसी नहीं है कि वो आगे डिस्काउंट्स ज़्यादा दे सकें या ज़्यादा लेवल पे उधार बांट सकें, तो फिर वो क्या चूज़ करेंगे? शॉर्टर चैनल। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम बात करते हैं कम्पिटेटिव फैक्टर्स। तो गाइस कम्पिटेटिव फैक्टर्स क्या है कि कंपटीशन मार्केट में कितना है। तो कंपटीशन भी हमें देखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, कंपटीशन अगर मार्केट में है तो उसके हिसाब से आपको हर जगह अपना सामान पहुंचाना है, तो उस केस में आपको लार्जर चैनल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लार्जर चैनल होगा उतना ज़्यादा जल्दी सामान और ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा लोगों तक बड़े एरिया में पहुंच पाएगा। ठीक है, जहाँ कंपटीशन नहीं है वहाँ तो फिर बंदा कहीं भी आके लेके जा सकता है जहाँ उसको रिक्वायरमेंट भी होगी। उसके बाद मार्केट फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का है। तो जियोग्राफिकल लोकेशन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये भी चीज़ देखी जाएगी कि क्या लोग उसको खुद आके ले सकेंगे। ठीक है, उस तरीके से चैनल को डिसाइड किया जाएगा। और उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट को प्रभावित कंडीशंस या लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। तो कई बार जैसे बहुत स्नो पड़ रही है या रेगिस्तान वाला एरिया या हॉट टेम्परेचर है या कोल्ड टेम्परेचर है, तो उस तरीके से भी वो फैक्टर्स को चूज़ करने में मदद करते हैं। तो जितना हार्श वेदर होगा, इन्वायरमेंट हार्श होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट, तो उस केस में वो क्या करेंगे? शॉर्टर चैनल को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा पेरिशेबल गुड्स जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए शॉर्टर चैनल रहेगा। वो लॉन्ग चैनल नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें फिर मूवमेंट ऑफ द गुड्स की दिक्कत आती है अगर लॉन्गर चैनल हुआ तो। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वंस गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, packaged, branded, priced and promoted, these must be made available to the customers at the right place, in the right quantity and at the right time. Physical distribution covers all the activities required to physically move goods from manufacturer to customer. Important activities involved in the physical distribution include transportation, warehousing, material handling and inventory control. These activities constitute मेजर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, और कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के? सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग का यहाँ पे जो हम मतलब है वो है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स। कस्टमर को फ्री फ्लो गुड्स चाहिए, इजीली चाहिए, जल्दी चाहिए, टाइमली चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको आप इन प्रॉपर साइज, वेट
एटसेट्रा। जो उसने रिक्वायरमेंट मांगी है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर गुड्स उसको प्रोसेस करके देने पड़ेंगे। ये दिस इज कॉल्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो आपका सबसे पहला फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जिम्मेदारी बनती है कि जो साइज, वेट, स्केलिंग वो चाह रहा है उसके हिसाब से ही उसकी ऑर्डर प्रोसेसिंग हो। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कैरिंग गुड्स, कैरिंग गुड्स इन सेफर मोड। ठीक है, कौन सा मोड ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे ताकि गुड्स आपकी सेफ रहे एंड रीच एट पॉइंट ऑफ सेल। जहां पे बेचनी है उस जगह पे सही समय पे भी वो पहुंच जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके लिए आप डिले नहीं कर सकते। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन में। जब आप गुड्स को कैरी नहीं कर पाओगे प्रॉपरली तो वो रास्ते में ही डैमेज हो जाएंगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। वेयर हाउसिंग का मतलब है फिनिश गुड्स की स्टॉकिंग। ठीक है, वो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि सारा सामान हम उसी वक्त नहीं बना सकते जब कस्टमर मांग रहा है। हमें कुछ सामान बना के भी रखना पड़ता है, तो उसको स्टॉक करने की, उसको संभाल के रखने की, उसको स्टोर करने की जिम्मेदारी भी इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आती है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सामान को जनरली लार्ज क्वांटिटी में बना के एक लार्ज वेयर हाउस बना के उसमें स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसको बेचा जा सके। और इन्वेंट्री कंट्रोल क्या चीज़ है गाइस? इन्वेंट्री कंट्रोल वेयर हाउसिंग के डिसीजन से ही प्रभावित होती है। सो आपको उसमें सामान को इस तरीके से रखना है ताकि इजीली लोकेट हो सके और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके जब उसकी ज़रूरत हो। तो इन्वेंट्री एक में, क्योंकि बहुत सारा पैसा, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, तो हमें इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन रिगार्डिंग जो इन्वेंट्री है वो हमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक डिमांड के हिसाब से चलना पड़ता है। तो डिमांड को प्रिडिक्ट इतना इजीली नहीं किया जा सकता, लेकिन इसलिए हमें इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। नो वन कैन प्रिडिक्ट द डिमांड एग्जैक्टली, तो नहीं पता कर सकते ना। सो इन्वेंट्री नीड्स टू बी केप्ट, ये तो रखना ही पड़ेगा, नीड्स टू बी केप्ट। ओके जी, तो ये हमारे लिए एक ज़रूरी कंपोनेंट हो गए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, कि सबसे पहले कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करना, उसने जो रिक्वायरमेंट मांगी है उसके हिसाब से सामान को अवेलेबल कराना, फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए उसको पहुंचाना। वेयर हाउसिंग का मतलब है स्टोर, वो जगह, वो जहाँ पे आपने सामान को संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसका बेसिक पर्पज़ ये है ताकि अरेंजमेंट ऑफ गुड्स की जा सके प्रॉपर टाइम पे। ठीक है, और इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब कि आपने स्टॉक की कंट्रोलिंग करनी है ताकि ना ही स्टॉक लार्ज क्वांटिटी में या वहाँ जमा हो जाए। ठीक है, और उसको जब ज़रूरत हो इजीली मिल भी जाए और उसको आसानी से डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सके। ठीक है, क्योंकि कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ना ही हम डिमांड को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए स्टॉक रखना ज़रूरी भी होता है, पर उसको समय समय पे उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी कि क्या कहीं वो पुराना स्टॉक तो नहीं पड़ा। उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री कंट्रोल। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रमोशन।